सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ओंगो रिव्यू चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्नोपियर्सर, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी है। तो खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। ये कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो कभी भी रुकती नहीं है। इस ट्रेन में दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग सवार हैं जो कभी ना खत्म होने वाला सफर कर रहे हैं। मूवी के शुरुआत में बताया जाता है कि साल 2014 तक दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अपने शिखर पर थी, जिसको काबू करने के लिए दुनिया के कई देशों ने CW7 नाम के कूलिंग एजेंट को वातावरण में छोड़ने का फैसला किया। उनका मानना था कि इससे पृथ्वी का तापमान अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन उनका उपाय उल्टा पड़ गया और पृथ्वी का तापमान इतना कम हो गया कि यहाँ पर आइस एज आ गया। इससे ज्यादातर लोग मर चुके हैं और जो बच गए वो स्नोपियर्सर नाम की ट्रेन में सवार हैं। ये ट्रेन कभी भी रुकती नहीं है। इसका निर्माण विल्फर्ड नाम के एक आदमी ने किया है, जो कि ट्रेन के इंजन के पास रहता है। साल 2031 से ये ट्रेन 17 सालों से लगातार चल रही है। इस ट्रेन की बोगी का बंटवारा उनकी औकात के हिसाब से किया गया है। अमीर लोग ट्रेन के आगे वाले हिस्से में रहते थे जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, और गरीब जो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े थे उन्हें ट्रेन के आखिरी बोगी में ठूस दिया गया है। गरीबों की बोगी में गार्ड तैनात होते हैं जो रोजाना इनकी गिनती करते हैं। वो गार्ड इन्हें कुछ खाने को देते हैं जिन्हें ये प्रोटीन बार कहते हैं। गार्ड को अमीर बोगी के लोगों के लिए एक वायलिन बजाने वाले शख्स की तलाश होती है। तभी एक बूढ़ा कपल गार्ड से कहता है कि वो दोनों बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं, लेकिन गार्ड उसकी पत्नी को मारकर उस बूढ़े आदमी को अपने साथ ले जाता है। इससे हमें पता चलता है कि गरीबों के ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा है। इसके बाद हम कर्टिस और एडगर को देखते हैं जो सभी की प्रोटीन बार में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक औरत जिसका नाम तान्या होता है वो इशारे में कहती है कि जिस चीज की उन्हें तलाश है वो उसके 5 साल के बेटे टिमी के पास है। तान्या कर्टिस से पूछती है कि क्या सही वक्त आ चुका है। कर्टिस कहता है अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द अपना समय आने वाला है। कर्टिस प्रोटीन बार को काटता है और उसमें से एक कैप्सूल निकलता है जिसमें एक संदेश होता है। रोजाना आने वाले खाने में एक संदेश होता है जो आगे वाली बोगी से उन्हें भेजा जाता है। गरीबों की बोगी की हालत बहुत खराब होती है। उनको भी अच्छा खाना और सुविधाओं की जरूरत है, जिसके लिए वो विद्रोह करते हैं। अब हम गिलियम नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं जो यहाँ पर सबसे बड़ा है, और कर्टिस भी उसकी बात मानता है। सभी कर्टिस को अपना सरदार मानते हैं, लेकिन कर्टिस को खुद पर पूरा विश्वास नहीं होता है। कैप्सूल में किसी नामगुन मिनूस नाम के व्यक्ति के बारे में लिखा था। वो ट्रेन के सभी दरवाजे को खोलना जानता है, लेकिन अभी वो ट्रेन के किसी बोगी में बंद है। कर्टिस गिलियम से कहता है कि हम टेल सेक्शन में हैं, इसके बाद क्वारंटाइन सेक्शन, उसके बाद जेल। हमें 3 गेट पार करने हैं 4 सेकंड के लिए। तीनों गेट एक साथ खुलते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 4 सेकंड है तीनों गेट पार करने के लिए। कर्टिस कहता है अगर हम एक बार इंजन पर काबू पा लें तो हमारी जीत पक्की होगी। रात में जब हम सब लेटे होते हैं तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और सभी बच्चों को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर एक औरत आती है और बच्चों के शरीर का नाप लेती है। वो टिमी और एंडी नाम के 2 बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, जिस पर उन दोनों के पेरेंट्स एंड्रयू और तान्या उसका विरोध करते हैं। एंड्रयू गुस्से में अपना जूता और उस औरत के सर पर मारता है। गार्ड एंड्रयू को पकड़ लेते हैं। इन बच्चों को ले जाने के पीछे इनका कोई खास मकसद होता है। अब हमें 2 फ्रेंड को भाइयों को दिखाया जाता है। उनमें से एक एंड्रयू के एक हाथ पर क्रीम लगाता है और 7 मिनट के लिए उसका हाथ ट्रेन से बाहर कर देता है। इन 7 मिनट में मिनिस्टर मैसन एक स्पीच देती है। वो जूता दिखाते हुए कहती है कि ये एक विद्रोह की निशानी है। इस ट्रेन में सबकी जगह निश्चित की गई है। गरीब की जगह पीछे की बोगी में है और अमीर की जगह आगे की बोगी में है। वो आगे कहती है कि मैं एक टोपी हूँ, इसीलिए मेरी जगह सर पर है, और तुम एक जूते हो, इसीलिए तुम्हारी जगह पैर में है। इसके बाद एंड्रयू का हाथ निकाला जाता है जो पूरा बर्फ से जम चुका था। वो लोग एंड्रयू के हाथ को हथौड़े से तोड़ देते हैं। इसके बाद गिलियन एंड्रयू की तरफ आता है, जहां हमें पता चलता है कि उसका एक हाथ और एक पैर नहीं है, और वो अपनी चादर एंड्रयू को उड़ा देता है। टेल सेक्शन के सभी लोग विद्रोह की तैयारी के लिए सारे खाली बैरक इकट्ठा करते हैं। वहीं कर्टिस क्रोनल्स नाम का एक ड्रग को अपने साथ ले जाता है। कर्टिस और गिलियम आपस में बातें करते हैं, जहां कर्टिस कहता है कि शायद इनकी बंदूकों में गोलियां नहीं है, पिछले विद्रोह में ही इनकी सारी गोलियां खत्म हो गई थी। गिलियम उससे कहता है कि एक बार और फिर से सोच ले, वरना विद्रोह शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें एक पेंटर को दिखाया जाता है जो एंड्रयू और तान्या को उनके बच्चों की तस्वीर बनाकर देता है। वो सभी विद्रोह की तैयारी में लगे होते हैं कि तभी वहां पर गार्ड उन्हें खाना देने आते हैं, लेकिन वो सभी अच्छे खाने की मांग करते हैं। तभी गार्ड एक आदमी की कनपट्टी पर बंदूक रख सबको डराता है, लेकिन कर्टिस बिना डरे उस गार्ड की बंदूक अपने सर पर रखकर खुद ही चलाता है, लेकिन उनकी बंदूकें खाली होती हैं। सभी जुड़े हुए बैरल को धक्का देते हुए आगे के डिब्बों की तरफ जाते हैं। गरीब लोग गार्ड से लड़ते हुए जेल वाले डिब्बे तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें मिन्सू मिलता है। कर्टिस क्रोनल्स की मदद से मिन्सू को जगाता है। मिन्सू अपनी बेटी योना
योना को भी उठाता है। ये दोनों ही क्रोनल्स से ड्रग के आदी होते हैं। मिन्सू एक गेट खोलने के लिए 2 क्रोनल्स की मांग करता है, जिसके लिए कर्टिस तैयार हो जाता है। मिन्सू पहला गेट खोलता है और गरीब लोग पहली बार सूरज की रोशनी देखते हैं। गिलियम ट्रेन के बाहर की हालत देखकर बहुत उदास होता है, क्योंकि अभी भी बाहर सब कुछ वैसा ही है जैसा 17 साल पहले था। अब सभी आगे की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें पॉल नाम का एक आदमी मिलता है और जो उनके लिए खाना बनाता है। सभी वहां पर खूब सारे प्रोटीन बार खाते हैं। तभी कर्टिस प्रोटीन बार को बनाने का तरीका देखता है, जिसे देख उसको झटका लगता है, क्योंकि वो प्रोटीन बार कॉकरोच को पीस कर बनाया जाता है। दूसरी तरफ सभी प्रोटीन बार को खाने के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। कर्टिस को एक नया संदेश मिलता है, जिस पर लिखा होता है वाटर, जिसका मतलब है वाटर सप्लाई सेक्शन, जो कुछ डिब्बों में आगे होता है, जहां पानी को साफ किया जाता है। गिलियम कहता है कि ये ट्रेन के खास हिस्सों में से एक है। कर्टिस कहता है कि अगर हमने इस पर कब्जा कर लिया तो हम ज्यादा मजबूत होंगे। मिन्सू की बेटी योना के पास दिव्य दृष्टि होती है, क्योंकि गेट खुलने से पहले ही उसे पता चल जाता है कि गेट के पीछे क्या है। मिन्सू अगला गेट खोलने की कोशिश करता है। योना गेट के पीछे क्या है ये जानने की कोशिश करती है। उसे खतरे का आभास होता है और वो गेट को खोलने के लिए मना करती है, लेकिन तब तक मिन्सू ने गेट खोल दिया होता है। उस डिब्बे में बहुत सारे और खतरनाक गुंडे होते हैं, जिनके पास कुल्हाड़ियां होती हैं और उनका चेहरा मास्क से ढका होता है। अब इन दोनों ग्रुप में लड़ाई चालू होती है, जिसके बाद खून बहना शुरू होता है। दोनों तरफ से मौत का सिलसिला जारी रहता है। तभी ट्रेन में बताया जाता है कि ट्रेन एक ब्रिज से गुजर रही है, जिसके साथ ही ट्रेन के एक और साल पूरा कर दिया है। सभी गुंडे लड़ाई को रोककर हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाते हैं। तभी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ से टकराती है, जिससे ट्रेन जोर से हिलने लगती है और सब गिरने लगते हैं। मिन्सू अपनी बेटी को ट्रेन से बाहर एक जगह को दिखाता है, जहां की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही होती है। मिन्सू का सोचना है कि हम ट्रेन के बाहर भी जीवन बिता सकते हैं। एक बार फिर से लड़ाई शुरू होती है। तभी वहां पर मिनिस्टर मैसन आती है और कहती है कि 18 साल पहले विल्फर्ड ने तुम्हें इस ट्रेन में पनाह दी थी, खाना दिया, कपड़े दिए, और तुम इस गुंडागर्दी के साथ उनका एहसान उतार रहे हो। इसके लिए तुम में से 74% लोगों की मृत्यु होगी। सारे गुंडे अपना नाइट विजन गॉगल पहनकर तैयार होते हैं, क्योंकि कुछ देर पर एक बहुत बड़ा टनल आने वाला है। टनल के साथ ही पूरी ट्रेन में अंधेरा छा जाता है और गुंडे गॉगल की मदद से गरीबों को मारने लगते हैं और वो असहाय हो जाते हैं। कर्टिस को याद आता है कि चेन नाम के बच्चे के पास माचिस है। चेन माचिस से मशाल जलाकर कर्टिस की तरफ भागता है। तभी ग्रे मशाल को लेकर कर्टिस के पास पहुंचता है। मशाल की मदद से कर्टिस और उसके लोग उन गुंडों पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी ग्रे मैसन के राइट हैंड को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाइयों में से एक भाई एडगर को चाकू की नोक पर रखकर कर्टिस को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन कर्टिस सरेंडर करने के बजाय मिनिस्टर मैसन को पकड़ लेता है, जिस कारण से एडगर की मौत हो जाती है। जिस आदमी ने एडगर को मारा वो आदमी कर्टिस को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन योना उसे मार देती है। उसका बड़ा भाई योना को घूर कर देखता है। इसके बाद मैसन लड़ाई को रुकवाती है। कर्टिस बहुत उदास होता है। गरीब लोग सभी गुंडों को बंदी बना लेते हैं। एंड्रयू और तान्या मैसन को पकड़कर उससे अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। मैसन कहती है कि उसको उसके बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता है, वो विल्फर्ड जानता है। मैसन कहती है कि वो कर्टिस को विल्फर्ड के पास लेकर जाएगी, लेकिन इसके बदले में उसे मुझे जिंदा रखना होगा। गिलियम कर्टिस से कहता है अगर वो विल्फर्ड से मिले तो उसे मार दे, क्योंकि वो लोगों को अपनी बातों में उलझाना बहुत अच्छे से जानता है। इसके बाद कर्टिस, तान्या, ग्रे, एंड्रयू, मिन्सू, योना और मैसन के सिर पर जूता रखकर एक ग्रुप फोटो बनाई जाती है। वो विल्फर्ड की तलाश में आगे के डिब्बों की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें नई दुनिया देखने को मिलती है, जहां खेती का एक डिब्बा है जिसमें अलग अलग तरह की सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। आगे उन्हें जलीय जीवों वाला डिब्बा मिलता है, जिसमें तरह तरह की मछलियां होती हैं। मैसन वहां सबके लिए सुशी ऑर्डर करती है। सब सुशी खाते हैं, लेकिन कर्टिस मैसन को कॉकरोच से बना प्रोटीन बार खाने के लिए देता है, जो वो गरीबों को खाने के लिए देती थी। अगले डिब्बे में एक स्कूल होता है, जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। एंड्रयू और तान्या अपने बच्चे की तस्वीर दिखा के उनके बारे में पूछते हैं। तभी एक बच्चा उन्हें बताता है कि वो टेल सेक्शन से फ्रंट सेक्शन की तरफ गए थे। उनकी टीचर बच्चों को ब्रेन वॉश करती है और गरीबों के लिए उन बच्चों के दिल में गलत भावना पैदा करती है। वहां पर एक टीवी होता है, जिसमें विल्फर्ड को एक भगवान के तौर पर दिखाया जाता है। टीचर बच्चों को ट्रेन से बाहर दिखाते हुए कहती है कि कुछ साल पहले ये 7 लोग ट्रेन से बाहर गए थे और इनकी बर्फ में जमकर मौत हो गई। इसीलिए ट्रेन ही हमारा घर है और अगर ट्रेन रुकी तो हम भी मारे जाएंगे। तभी एक आदमी ट्रॉली में अंडे लेकर डिब्बे में आता है और सबको अंडे खाने के लिए देता है। वो कर्टिस को भी एक अंडा देता है। उसके बाद हमें वायलिन बजाने वाला बूढ़ा आदमी दिखता है, जो वायलिन बजाता है। अब वो आदमी पानी वाले डिब्बे में जाता है और गरीबों को भी अंडे देता है, जिन्हें देख वो चौंक जाते हैं। कर्टिस अंडे को तोड़ता है तो उसमें एक संदेश होता है, जिसमें ब्लड लिखा होता है। अचानक से वो आदमी अपनी ट्रॉली में से गन निकालता है और सबको मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टीचर भी अपनी बास्केट में से गन निकालकर गोलियां चलाने लगती है, जिसमें एंड्रयू की मौत हो जाती है। ग्रे चाकू से टीचर पर हमला करता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी ट्रेन के टीवी में हमें दिखाया जाता है कि गार्ड के हेड फ्रैंको ने गिलियम के सर में गोली मार दी है, जिसे देख कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो मैसन को जान से मार देता है। बचे हुए लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वहां उन्हें अमीर लोगों की शान और शौकत देखने को मिलती है। वहां पर लाइब्रेरी होती है, डॉक्टर्स होते हैं, टेलर होते हैं, ब्यूटी पार्लर होते हैं, औरतों और उनका खुद
का रेस्टोरेंट होता है। इसके बाद हम फ्रैंको को कर्टिस की तलाश करते हुए देखते हैं। फ्रैंको अलग डिब्बे में होते हुए भी कर्टिस और उसके लोगों पर गोलियों से हमला करता है। मिन्सू को अगला गेट खोलने में देरी हो जाती है, जिस वजह से फ्रैंको अपने 2 गार्ड के साथ उन पर हमला कर देता है। फ्रैंको और उन दोनों में लड़ाइयां होती है, जहां तान्या और ग्रे की मौत हो जाती है। कर्टिस फ्रैंको पर खंजर से हमला कर देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन फ्रैंको जिंदा बच जाता है। तान्या कर्टिस को टिमी की तस्वीर देते हुए टिमी को ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद कर्टिस, मिन्सू और योना अगले डिब्बे की ओर बढ़ते हैं, जहां एक पब होता है जिसमें लोग नाच रहे होते हैं और कोरोनोल्स का नशा भी करते हैं। मिन्सू और योना वहां से कोरोनोल्स को लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब वो इंजन सेक्शन के पास आ जाते हैं, जहां विल्फर्ड रहता है और ट्रेन को नियंत्रित करता है। कर्टिस गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट न खुलने की वजह से वो गेट पर जोर से लात मारने लगता है। मिन्सू उसे रोकता है और उसे आखिरी सिगरेट पीने के लिए देता है। तब कर्टिस मिन्सू से कहता है कि जब बाहर सब जमने लगा था तब विल्फर्ड के लोगों ने मुझे टेल सेक्शन में फेंक दिया। वहां पर बहुत लोग थे, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए लोगों ने एक दूसरे का मांस खाना शुरू कर दिया। बच्चों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, इसीलिए कुछ लोगों ने बच्चों का मांस खाना चालू कर दिया। एक दिन जब एक आदमी मांस खाने के लिए बच्चे को मारने गया, तब उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे मार दिया और वो जैसे ही बच्चे को काटने वाला था, तभी गिलियम ने चाकू छीनकर अपना एक हाथ काटकर उस आदमी को खाने के लिए दे दिया, जिसे देख बोगी के सभी लोग अपना शरीर काटने लगे। 1 महीने बाद विल्फर्ड के लोग वहां खाना लेकर आए। वो आदमी जो उस बच्चे को खाना चाहता था वो मैं ही था और वो बच्चा एडगर था। कर्टिस और इसके लोग इतने सालों से इस नर्क को झेल रहे थे। वो जानना चाहता है कि विल्फर्ड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मिन्सू कर्टिस से कहता है कि तुम्हें विल्फर्ड से नहीं मिलना चाहिए, बल्कि तुम्हें ट्रेन का गेट खोलकर बाहर जाना चाहिए। मिन्सू कहता है कि मैं तुमसे क्रोनल्स इसलिए मांगता हूं क्योंकि ये एक विस्फोटक की तरह काम करता है। मिन्सू का प्लान होता है कि वो इस क्रोनल्स को मदद से ट्रेन का गेट तोड़कर बाहर जा सके, क्योंकि बाहर की बर्फ पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई है। जब मिन्सू ट्रेन के गेट पर क्रोनल्स लगाता है, तभी वहां एक औरत आकर मिन्सू को गोली मारती है और कर्टिस को विल्फर्ड के पास ले जाती है। विल्फर्ड कर्टिस से कहता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जो ट्रेन के सभी हिस्सों को पार करके इंजन तक आए हो। मैं ही खाने के द्वारा तुम्हें संदेश भेजता था। यह विद्रोह का प्लान मेरा और गिलियम का ही था। ट्रेन का संतुलन बनाए रखने के लिए हम हर 4-5 सालों में ऐसे विद्रोह करवाते हैं। वो कहता है कि गिलियम और उसकी डील के मुताबिक तुम्हें पानी वाली बोगी में रुक जाना चाहिए, लेकिन उसने डील तोड़ दी। इसके बाद विल्फर्ड उस अंडे वाले आदमी को फोन करते हुए कहता है कि वो 74% गरीब लोगों को खत्म कर दे। कर्टिस लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। विल्फर्ड आगे कहता है कि अगर मैं सभी लोगों को सारी सुविधाएं दे दूंगा तो वो विद्रोह नहीं करेंगे और ट्रेन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद विल्फर्ड कर्टिस से कहता है कि अब वो बूढ़ा हो गया है, इसीलिए कर्टिस उसकी जगह लेकर इस ट्रेन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। दूसरी तरफ मिन्सू और योना गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमीर लोग उन्हें मारने के लिए वहां आ जाते हैं। उनके साथ साथ फ्रैंको भी आ जाता है और जो अभी जिंदा होता है। अब मिन्सू और फ्रैंको में लड़ाई होने लगती है। योना क्रोनोल्स को गेट पर लगाकर कर्टिस से माचिस मांगने आती है। तभी योना और कर्टिस को ट्रेन के नीचे टिमी दिखाई देता है। विल्फर्ड उसको एक ट्रेन के पार्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यह देख कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो विल्फर्ड के मुंह पर जोरदार घूंसा मारता है। कर्टिस योना को माचिस देता है। कर्टिस टिमी को ट्रेन के नीचे से निकालता है, जिस वजह से ट्रेन का इंजन रुक जाता है और हमें एंडी देखने को मिलता है, जो कर्टिस की बातों पर ध्यान नहीं देता और इंजन में जाकर बैठ जाता है। मिन्सू फ्रैंको को मार देता है। इसके बाद योना क्रोनल्स में आग लगा देती है। योना टिमी को अपने साथ लेकर कर्टिस के पास जाती है। क्रोनल्स की वजह से ट्रेन में ब्लास्ट होता है, जिसमें सबकी मौत हो जाती है। केवल योना और टिमी जिंदा बचते हैं। ट्रेन से बाहर निकलने के बाद उन्हें सफेद भालू नजर आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन अब संभव है। अगर मूवी के पीछे की सोच की बात की जाए तो ये ट्रेन हमारे समाज का दर्पण है, क्योंकि हमारे समाज में भी लोग जात पात धन दौलत के हिसाब से विभाजित हैं, जहां पर अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं और साथ ही साथ गलत सूचना के द्वारा लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक फ्रेंच क्लाइमेट फ्रिक्शन ग्राफिक नोवेल पर बेस्ड है और अपने रिलीज के समय इस मूवी को काफी लोगों द्वारा पसंद किया गया था। इसके साथ ही ये मूवी समाप्त होती है। अपना कीमती समय देने के लिए ओंगो रिव्यू चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। मूवीज और वेब शोज के रिव्यू के लिए जुड़े रहिए ओंगो रिव्यू के साथ। धन्यवाद।